दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। तो दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी क्लास बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है। आज हम समाजशास्त्र के चैप्टर 3 के बारे में बात करेंगे। सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण, परिवार अथवा राज। यानी सामाजिक नियंत्रण के दो अभिकरण होते हैं, परिवार अथवा राज, और सामाजिक नियंत्रण इन्हीं के इर्द गिर्द होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एजुपुर। तो सामाजिक नियंत्रण के दो अभिकरण होते हैं, पहला परिवार, दूसरा राज। यानी समाज का नियंत्रण यानी सोशल कंट्रोल इन्हीं के इर्द गिर्द होता है और इन्हीं के द्वारा होता है। यानी किसी भी व्यक्ति पर अंकुश या परिवर्तन या फिर नियंत्रण लाना पहला तो परिवार का कर्तव्य होता है और दूसरा राज्य या फिर समाज का। पहले बात करते हैं परिवार के बारे में। तो व्यक्ति के विकास में सबसे अधिक भूमिका परिवार निभाता है। तो प्राचीन काल में ही परिवार सामाजिक संगठन की प्राथमिक और अहम इकाई थी। यह इकाई के रूप में माना जाता था। जैसे कि हम सब जानते हैं कि समाज के अभाव में मानव के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। अतः व्यक्ति के अस्तित्व की रक्षा, उसके मानवीकरण एवं समाजीकरण के लिए समाज की आवश्यकता भी होती है, या फिर समाज के नियंत्रण के लिए समाज की आवश्यकता भी होती है। सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण के रूप में देखें तो परिवार का सबसे अधिक व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित रखने वाला अभिकरण है। तो प्राथमिक समूह में परिवार एक ऐसा समूह है जहाँ व्यक्ति का समाजीकरण होता है। व्यक्ति परिवार में रहकर अपनी संस्कृति, रीति रिवाज, भाषा, धार्मिक विश्वास और प्रथाओं को सीखता है तथा अपने उस सभ्य समाज के अपने आप को मतलब उस समाज के अनुकूल बनाता है। साथ ही अपने नियंत्रित और कंट्रोल व्यवहार के कारण समाज के संगठन में भी अपना योगदान देता है। परिवार शब्द का तात्पर्य ऐसे लोगों से समूह से है जो आपस में सेवा भाव से रहते हैं, अर्थात एक ऐसा प्राथमिक समूह जिसमें समूह का प्रत्येक सदस्य या व्यक्ति एक दूसरे के साथ हम की भावना के साथ बंधे रहते हैं और समूह के सदस्य के साथ सेवा भाव से एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो प्रत्येक समाज की अपनी अलग संस्कृति, कार्य, धार्मिक संस्कार, रीति रिवाज होते हैं। तो आकार्यात्मक विभाजन के आधार पर अलग अलग समाज के रूप भी भिन्न भिन्न होते हैं। तो यही कहते हैं परिवार के शाब्दिक अर्थ के बारे में। परिवार अंग्रेजी शब्द फैमिली तथा लैटिन शब्द फैमिलियर से बना है, जिसका अर्थ है सेवक, अर्थात एक ऐसा प्राथमिक समूह जिसमें समूह का प्रत्येक सदस्य एक दूसरे के साथ हम की भावना से बंधे रहते हैं या फिर एक दूसरे के प्रति सेवा भाव प्रकट करते हैं। परिवार की परिभाषा मैकाइवर और पेज के अनुसार परिवार ऐसा समूह है जो यौन संबंधों पर आश्रित है तथा इतना छोटा और शक्तिशाली है कि संतान के जन्म में और पालन पोषण की व्याख्या की क्षमता रखता है। मैकाइवर ने इस परिभाषा के द्वारा यौन संबंधों को मतलब वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंग एक प्रमुख तत्व माना है। ले डेविस के अनुसार परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनके एक दूसरे के प्रति संबंध संगोत्रा पर आधारित होते हैं और इस प्रकार एक दूसरे के रक्त संबंधी होते हैं। किंग्सले कह रहे हैं कि परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिसमें एक दूसरे से रक्त संबंध के आधार पर लोग रहते हैं एक दूसरे के साथ। अर्बन और निमकॉफ के अनुसार परिवार लगभग एक इकाई समिति है जो पति पत्नी से निर्मित होती है, चाहे उनके संतान हो या ना हो। तो अकबर कह रहे हैं कि परिवार एक ऐसी इकाई या फिर समिति है जिसमें पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहते हैं या उनके द्वारा ही निर्मित होती है, आप चाहे उनके संतान हो अथवा ना हो। परिवार की विशेषताएं। परिवार की कुछ सामान्य मुख्य विशेषताएं होती है जो निम्नलिखित है, जिनमें सबसे पहले है सीमित आकार, यौन संबंधों पर आधारित, विवाह संबंधों पर आधारित, उत्तरदायित्व की भावना तथा सर्वव्यापी संस्था। समाजों में काट तथा स्वरूप के आधार पर अलग अलग तरह के परिवार पाए जाते हैं, परंतु आकार एवं स्वरूप में भिन्नताएं होने के बाद भी सभी परिवार कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है सीमित आकार। यानी सभी समाज में परिवार का आकार अपेक्षाकृत सीमित होता है। परिवार में जन्म तथा विवाह के आधार पर ही सदस्यों की संख्या का निर्धारण होता है। दूसरा यौन संबंधों पर आधारित, यानी प्रत्येक परिवार का अस्तित्व प्राय एक पुरुष स्त्री के परस्पर यानी यौन संबंधों पर आधारित होता है। ये संबंध जीवन पर्यंत चलते रहते हैं। विवाह संबंधों पर आधारित यानी यौन संबंध विवाह संस्था द्वारा स्थापित एवं संपन्न किए जाते हैं, जिनकी प्रक्रिया एवं स्वरूप भी अलग अलग हो सकते हैं। तो जीवन साथी का चयन माता पिता या संबंधित लड़के या लड़की द्वारा किया जाता है। सर्वव्यापी संस्था। परिवार एक सर्वव्यापी संस्था है क्योंकि समाज का आकार व स्वरूप चाहे कैसा भी हो, परंतु परिवार की कार्य प्रणाली सभी समाजों में प्राय समान रूप से ही होती है। उत्तरदायित्व की भावना। परिवार में प्रत्येक व्यक्ति में हम की भावना होती है, यानी एक दूसरे के प्रति सेवा भाव प्रकट करते हैं। अपने निजी कार्यों को भूलकर प्रत्येक व्यक्ति या परिवार कल्याण में कार्य करना अपना उत्तरदायित्व समझता है। मैकाइवर एवं पेज ने भी परिवार की निम्न परिभाषाएं दी है, जिनमें सर्वव्यापकता, भावनात्मक आधार, रचनात्मक प्रभाव, छोटा आकार, सामाजिक ढांचा, सदस्यों के असीमित उत्तरदायित्व, सामाजिक नियमन का आधार, परिवार का अस्थायी स्वभाव आदि। परिवार के प्रकार। परिवार का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जा सकता है, पहला रक्त संबंधी आधार, दूसरा वंशावली यानी वंशों आधारित परिवार। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि समाज में अलग अलग संस्कृति, धार्मिक संस्कारें पाई जाती हैं। तो यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग संस्कृति होने के कारण इनके पारिवारिक संगठन में भी अंतर पाया जाता है। तो इस प्रकार परिवार के वर्गीकरण को निम्नलिखित आधार पर समझा जा सकता है, पहला संबंध आधारित परिवार और दूसरा वंश अथवा सत्ता आधारित परिवार। संबंध आधारित परिवार। प्राय संबंध आधारित परिवार चार प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे प्रथम रक्त संबंधी, विवाह संबंधी, प्राथमिक या एकाकी परिवार, विस्तृत या संयुक्त परिवार। रक्त संबंधी आधार, यानी एक परिवार के पति पत्नी और उनके बच्चे जो आपस में रक्त संबंध के आधार पर या फिर जन्म के द्वारा परिवार के एक दूसरे से सदस्यों से संबंध स्थापित करते हैं और मतलब कि दोनों कपल्स के द्वारा गोद लिए भी जाते हैं। तो ऐसे परिवार रक्त संबंधी परिवार कहलाते हैं। विवाह संबंधी परिवार।
विवाह संबंधी परिवार, तो पति और बच्चों के द्वारा बने हुए परिवार विवाह संबंधी परिवार कहलाते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में विवाह को एक पवित्र धार्मिक संस्कार माना जाता है। अतः परिवार दो व्यक्तियों को मिलाने वाला न मानकर दो परिवारों को मिलाने वाला समझा जाता है। प्राथमिक या एकाकी परिवार, समाज में आकार के दृष्टिकोण से प्राथमिक या एकाकी परिवार सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। कि परिवार उन व्यक्तियों का छोटा समूह है जो जैविकी भूमिका निभाने के अतिरिक्त एक दूसरे के प्रति संस्थागत सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हैं। तो ऐसा करने के साथ ही इन विश्वासों और मूल्यों का पालन करते हैं कि जिनका उनके परिवार के अंतर्गत पूरे मतलब कि ऐसे भी मूल्यों और विश्वासों का पालन किया जाता है कि उनके परिवार के सदस्यों का उन पर बहुत विश्वास है, बहुत विश्वास है, या फिर उनके परिवार के सदस्य उनसे आशा करते हैं कि वे पूरा करेंगे। विस्तृत या संयुक्त परिवार, विस्तृत या संयुक्त परिवार ऐसे परिवार को कहा जाता है जिनमें एकल परिवार के मिलने से उस परिवार का आकार बढ़ जाता है। यानी संयुक्त परिवार यानी ज्वाइंट फैमिली, और यानी सिंगल फैमिली यानी एक ही कपल के अपनी फैमिली होती है। तो जब एकल फैमिली संयुक्त यानी ज्वाइंट फैमिली से मिल जाती है तो उसे क्या कहते हैं कि उसे संयुक्त परिवार कहा जाता है। इनका आकार भी बढ़ जाता है। तो विस्तृत परिवार में अनेक नाते रिश्तेदार होते हैं, जैसे ये रिश्तेदार पति पत्नी दोनों के परिवार से हो सकते हैं। इस प्रकार के परिवार भारत में अनेक जनजातियों में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं वंशावली या सत्ता आधारित परिवार, जिनमें दो प्रकार की सत्ता पाई जाती है, मातृ सत्तात्मक यानी और पितृ सत्तात्मक, यानी जो माता से संबंधित, माता के वंश से परिवार से संबंधित होते हैं और जो पितृ के परिवार से संबंधित होते हैं। यदि मातृ सत्तात्मक परिवार के बारे में बात करें तो ऐसे परिवार जहां परिवार के समस्त दायित्वों का निर्वहन एक स्त्री द्वारा किया जाता है, ऐसे परिवार को मातृ सत्तात्मक परिवार कहा जाता है, यानी जहां की उनकी माता ही घर की मुखिया होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि परिवार की सत्ता प्रमुख रूप से महिला के हाथ में होती है। ऐसे परिवार में वंश परंपरा एक स्त्री के नाम पर चलती है और बच्चे प्राय अपनी माता के कुलीय वंश के नाम से जाने जाते हैं। भारत में आज भी बहुत सी ऐसी जनजातियां, ऐसे वंश या परिवार पाए जाते हैं जिनमें जैसे कि नायर, खासी, थारू जनजातियां जो मातृ सत्तात्मक रूप पर चलते हैं। अब बात करते हैं पितृसत्तात्मक परिवार के बारे में। तो पितृसत्तात्मक परिवार या पितृवंशी परिवार में परिवार की पूर्ण सत्ता अधिकार पिता या पति के हाथ में होता है। ऐसे परिवार का वंश पिता के नाम से चलता है और बच्चे अपने पिता के वंश के नाम का ग्रहण करते हैं और उन्हीं के पिता का नाम ही उनका सरनेम बन जाता है। तो पितृसत्तात्मक परिवार में पुरुषों द्वारा अधिकार और कर्तव्य के निर्धारण, साथ ही परिवार की संपत्ति का प्रत्येक सदस्य वितरण का भी अधिकार रहता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए जिससे आपको मेरी अन्य वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो के एंड में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस बताए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, भगा भगा कर नहीं देखिएगा। करते हैं परिवार के कार्य के बारे में। तो परिवार किसी भी समाज समूह की एक प्राथमिक या सर्वप्रथम या मौलिक इकाई है, तो जिसमें व्यक्ति समाज में रहने योग्य बनता है तथा एक सभ्य समाज में किस प्रकार अनुकूलन किया जा सकता है ये भी सीखता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि परिवार की संस्कृति, भाषा, नियमों एवं हम की भावना के कारण व्यक्ति आदिकालीन असभ्य युग से निकलकर एक सभ्य प्राणी बन जाता है जिससे समाज संतुलित व्यवस्थित चलता है। परिवार के प्रमुख कार्य निम्नलिखित आधार पर होते हैं। पहला, यौन इच्छाओं की पूर्ति। दूसरा, संतान उत्पत्ति तथा पालन पोषण। तीसरा, समाजीकरण। चौथा, धार्मिक कार्य, आर्थिक कार्य, सांस्कृतिक कार्य और रचनात्मक कार्य। इच्छाओं की पूर्ति यानी समाज को व्यवस्थित रूप देने के लिए परिवार द्वारा विवाह संस्था की स्थापना की जाती है, जिसका प्रमुख कार्य क्या होता है कि मनुष्य की यौन प्रवृत्तियों को संतुष्ट करना। यदि काम भावना का दमन किया जाए तो व्यक्ति का संतुलन बिगड़ने लगता है। अनैतिक तरीके से किए जाने यौन संबंधों की स्थापना समाज को अव्यवस्थित कर देती है। तो अतः परिवार का सबसे अनिवार्य कार्य व्यक्ति की लैंगिक संतुष्टि से है। तो परिवार विवाह द्वारा ऐसे अवसर प्रदान करता है जिसमें व्यक्ति नैतिक तरीके से यौन इच्छाओं की संतुष्टि कर पाता है, यानी परिवार के द्वारा परिवार के लोग ही बालक बालिकाओं का विवाह कराते हैं जिनसे वे अपने परिवार को भी बढ़ा सकते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी कर लेते हैं। संतान उत्पत्ति तथा पालन पोषण। समाज का सबसे प्रमुख कार्य परिवार की निरंतरता को बनाए रखना है। इस निरंतरता को बनाए रखने के लिए संतान की उत्पत्ति अति आवश्यक है। तो परिवार इसका प्रमुख माध्यम होता है। साथ ही संतान का पालन पोषण के लिए भी परिवार एक सबसे अच्छी संस्था मानी जाती है। समाजीकरण। परिवार का सबसे प्रमुख कार्य व्यक्ति का समाजीकरण करना होता है, यानी उसे समाज के योग्य बनाना होता है। जन्म के समय मनुष्य को किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति ही वह समाज में रहने योग्य बनता है। अतः अन्य समूहों की अपेक्षा परिवार द्वारा सिखाए गए नियम, आदर्श, मूल्य, संस्कृति, भाषा, दायित्व का प्रवाह ही जीवन पर्यंत चलता रहता है। धार्मिक कार्य। परिवार का एक प्रमुख कार्य व्यक्ति में धार्मिक प्रवृत्तियों का विकास करना भी होता है। परिवार में ही व्यक्ति धर्म से संबंधित नैतिक आचरण और आदर्शों को सीखता है, यानी जो उनके घर के बड़े बुजुर्ग करते हैं बच्चे वही देखकर सीखते हैं। परिवार में ही व्यक्ति अपने धर्म संबंधी नैतिक मूल्य सीखता है जो व्यक्ति के व्यवहार को भी संतुलित और व्यवस्थित कर देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे विवाह हिंदू धर्म में एक धार्मिक संस्कार माना जाता है, यानी ऐसा धर्म जो हमें हर हाल में अदा करना है। आर्थिक कार्य।
परिवार आर्थिक क्रियाओं का भी केंद्र माना जाता है। यह उत्पादन की इकाइयों और आर्थिक गतिविधियों में अपना एक प्रमुख स्थान रखता है। तो परिवार के प्रत्येक सदस्य को जहाँ एक और आर्थिक सुविधाएं तो प्रदान करता है, साथ ही आवश्यकता अनुसार प्रत्येक सुविधाएं भी प्रदान करता है। तो कार्यों के विभाजन के आधार पर परिवार के प्रत्येक सदस्य अलग अलग कार्य होते हैं, उनके अलग अलग उत्तरदायित्व भी होते हैं और उत्तरदायित्व की भावना के कारण उनका निर्वहन भी वे सभी करते हैं। सांस्कृतिक कार्य समाज को व्यवस्थित बनाए रखने में संस्कृति की निरंतरता आवश्यक है, तो इससे प्रभावपूर्ण बनाने में परिवार का योगदान सर्वाधिक होता है। संस्कृति व्यक्ति को परिवार द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिलती है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर हस्तांतरित होती है। तो प्रत्येक व्यक्ति समाज तथा समूह में कई प्रकार के आदर्श, नियम, मूल्य, लोकाचार, प्रथाएं होती है जिनका निर्वहन करना अनिवार्य रूप से प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होता है। मनोरंजनात्मक कार्य के अंतर्गत परिवार सामूहिक रूप से धार्मिक उत्सवों, त्योहारों के माध्यम से परिवार के सदस्यों के लिए स्वस्थ मनोरंजन की व्यवस्था करता है। सामाजिक त्योहार तथा उत्सव धर्म से संबंधित होने के कारण व्यक्ति पूर्ण नैतिकता से इनका निर्वहन भी करता है, जिससे संस्कृति की निरंतरता भी बनी रहती है, धार्मिक मूल्य भी परस्पर बने रहते हैं, साथ ही संबंधों में दृढ़ता आती है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि परिवार द्वारा किए जाने वाले कार्यों का मुख्य उद्देश्य परिवार के सदस्यों की सुरक्षा, समाजीकरण तथा व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक परिस्थिति तैयार करना होता है। परिवार एक सामाजिक मौलिक इकाई इसलिए मानी जाती है कि यह एक सभ्य समाज के लिए सभ्य मानव का निर्माण भी कर सके तथा जो समाज में अनुकूलन करने की क्षमता भी रखता हो। अब बात करते हैं सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में परिवार का क्या महत्व है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि परिवार सामाजिक संगठन की सबसे प्राथमिक इकाई है। परिवार जहां एक और व्यक्ति के अस्तित्व की रक्षा करता है, वहीं उसके समाजीकरण एवं मानवीकरण में भी विशेष भूमिका निभाता है। तो परिवार सामाजिक नियंत्रण का सबसे प्रभावशाली अभिकरण है। मानव जो परिवार में जन्म लेता है और अपने जीवन के अंत तक किसी न किसी रूप में परिवार से जुड़ा रहता है और परिवार के सभी नियमों का पालन भी करता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि परिवार समाज को व्यवस्थित और संगठित रखने में परिवार का एक केंद्रीय एवं प्रमुख स्थान होता है। परिवार सामाजिक संरचना एवं व्यक्तित्व के व्यवहारों पर नियंत्रण का प्रमुख साधन माना जाता है। तो सामाजिक नियंत्रण में परिवार की भूमिका निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। पहला, मानवीकरण एवं समाजीकरण। दूसरा, कर्तव्य एवं दायित्व का निर्वहन। तीसरा, सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से। और चौथा, धार्मिक नियम एवं सांस्कृतिक नियंत्रण। पहला, मानवीकरण एवं समाजीकरण। जैसे कि हम पूर्व से ही जानते हैं कि परिवार एक ऐसी संस्था है जहाँ व्यक्ति का समाजीकरण एवं मानवीकरण होता है। परिवार में रहकर ही व्यक्ति समाज में रहने का ढंग और तरीका सीखता है। परिवार द्वारा सिखाए हुए गुण, अनुशासन, सहानुभूति, समर्पण की भावना से व्यक्ति समाज में सामंजस्य स्थापित करता है तथा परिवार द्वारा बनाए गए विभिन्न नियमों को मानकर अपने व्यवहारों को अनुशासित करता है। परिवार के द्वारा ही वो अनुशासित होता है। तो इस प्रकार कि परिवार द्वारा बनाए गए जो भी विभिन्न नियम होते हैं उनके द्वारा ही व्यक्ति समाज में नियंत्रण रखता है, नियंत्रण पूर्वक अपना कार्य करता है और समाज के समाजीकरण में परिवार ही एक अहम भूमिका निभाता है एवं व्यक्ति के समाजीकरण में परिवार ही सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है। कर्तव्य एवं दायित्व का निर्वहन। परिवार का मुख्य परिवार के सदस्य प्रत्येक सदस्य को उसके उम्र के हिसाब से कार्यात्मक विभाजन करके उनसे अपने कर्तव्य एवं दायित्व का निर्वहन परिवार एवं समाज के हित में करने को कहता है, जिससे व्यक्ति के व्यवहार का नियंत्रण रखा जा सके। यानी जो परिवार का मुखिया होता है वो छोटे को छोटे के हिसाब से, बड़े को बड़े के हिसाब से, यानी उनके कार्य का विभाजन उनकी उम्र के हिसाब से करते कि वो किस उम्र में किस तरह का कार्य कर पाएगा और उन्हें उस तरह की जिम्मेदारी भी दी जाती कि जो जितना जिम्मेदार होता है उतनी ज्यादा ही जिम्मेदारी वाला काम दिया जाता है। तो इस प्रकार क्या है कि उनके व्यवहार में भी नियंत्रण बना रहता है। सुरक्षात्मक दृष्टि से परिवार सामाजिक नियंत्रण का एक प्रमुख अभिकरण इसलिए भी माना जाता है क्योंकि यह व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। जैसा कि विदित है कि परिवार अथवा समाज के अभाव में व्यक्ति अपने अस्तित्व की रक्षा नहीं कर सकता, अतः व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक परिवार में सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से भी जुड़ा रहता है। प्रत्येक परिवार सदस्य को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति परिवार एवं समाज के नियमों एवं संस्कृति के प्रति निष्ठावान रहता है तथा परिवार की विभिन्न सुविधाओं का उपभोग भी जीवन पर्यंत करता है। तो इस प्रकार जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग अपने माँ बाप, अपने पेरेंट्स, अपने भाई बहनों के साथ ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं, ज़्यादा सुरक्षा उनके साथ महसूस करते हैं। तो क्या है कि और फिर उसी परिवार में रहकर भी हम हर तरह की चीज़ें, अपनी हर तरह की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, यानी हमारे पेरेंट्स ही हमारी हर तरह की ख्वाहिशात को, हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, यानी वो हमें आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। बच्चों को पॉकेट्स मनी दी जाती है जिससे कि वो अपने ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकें। तो इस प्रकार क्या है कि परिवार के द्वारा ही व्यक्ति को सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से भी जुड़ा जा सकता है और प्रत्येक परिवार के सदस्य अपने बालकों को या अपने परिवार के सदस्यों को सामाजिक नैतिक मूल्य और आदर्श सिखाते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, जिससे क्या उनका समाजीकरण भी होता है और वो मतलब कि इस चक्र में जीवन पर्यंत चलते रहते हैं। अगर ये चक्र जीवन पर्यंत निरंतर चलता रहता है। धार्मिक नियम एवं संस्कृति द्वारा नियंत्रण। विभिन्न धार्मिक नियम एवं सांस्कृतिक नियमों के माध्यम से भी परिवार व्यक्ति पर सामाजिक नियंत्रण रखता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार, विचार, आदर्श, मूल्य एवं नियम उसके धार्मिक नियमों एवं संस्कृति पर निर्भर करते हैं। इस संबंध में क्यूबर का कथन है कि परिवार द्वारा स्थापित नियंत्रण में परिवार के नियमों को प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। कि विभिन्न सांस्कृतिक नियम यानी हमारे जो नैतिक मूल्य, जो हमारे सांस्कृतिक विरासत होती है, उनके द्वारा भी व्यक्ति के सामाजिक जो भी व्यवहार होता है उस पर नियंत्रण रखा जाता है। व्यक्ति को उसके व्यवहार, विचार, आचार, आदर्श, मूल्य, नियम उसके धार्मिक नियमों के और संस्कृति के हिसाब से चलते हैं या उस
पर ही निर्भर करते हैं। तो क्यूबर कह रहे हैं कि परिवार द्वारा स्थापित नियंत्रण में परिवार के नियमों का प्रभाव सबसे अधिक होता है, यानी जो हमें अपने पेरेंट्स के द्वारा गाइडलाइंस मिलती हैं, जो हम पर रूल्स वो लगाते हैं, यानी वो हमारे हित में होते हैं, हमारी भलाई के लिए होते हैं। तो इस प्रकार क्या बच्चे उसी साँचे में ढलते जाते हैं, इस प्रकार वो समाज में भी नियंत्रित रूप से व्यवहार करते हैं। संपूर्ण विवेचन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि परिवार समाज की प्राथमिक और मूलभूत इकाई होने के साथ साथ सामाजिक नियंत्रण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करती है। तो परिवार एक ऐसा एकमात्र समूह है जो व्यक्ति के अस्तित्व की रक्षा के साथ ही सर्वगुण विकास भी करता है, विकास में सहायक भी होता है, आर्थिक विकास में, सुरक्षात्मक विकास में भी सहायक होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि नियंत्रण के अभाव में कोई भी समाज व्यवस्थित व संगठित नहीं रह सकता। तो कहने का आशय यह है कि समाज तभी सुव्यवस्थित रह सकता है जब उस पर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष नियंत्रण हो। तो नियंत्रण के अभाव में यदि परिवार विघटित यानी टूट जाते हैं तो सामाजिक संगठन में भी कमी व्यवस्थित नहीं रह सकता। व्यक्ति अपने चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण अपने परिवार द्वारा दिए गए गुण, आदर्श, मूल्यों के आधार पर करता है और आगे चलकर समाज में उसी के अनुसार व्यवहार भी करता है। तो अतः यह कहा जा सकता है कि परिवार एक ऐसा अभिकरण है जो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करके संगठित और व्यवस्थित आदर्श समाज बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आकार तथा स्वरूप के आधार पर परिवार में अनेक विभिन्नताएं पाई जाती है, परंतु परिवार का सबसे प्रमुख कार्य ही समाज के प्रत्येक पक्ष पर नियंत्रण रखकर समाज को संगठित एवं व्यवस्थित करना होता है। कुछ बहुत प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहले परिवार का अर्थ एवं परिभाषा समझाइए तथा परिवार के कार्यों का विवेचन कीजिए। दूसरा प्रश्न, सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण के रूप में परिवार की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो पहले प्रश्न में आपको परिवार से संबंधित थोड़ी सी प्रस्तावना देनी है, उसका शाब्दिक अर्थ लिखना है, उसकी परिभाषाएं देनी है, परिभाषाओं का सार आपको देना है, उसके पश्चात आपको परिवार के कार्य की विवेचना करनी है। दूसरे प्रश्न में सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण के रूप में परिवार की क्या भूमिका है, जो अभी हमने ऊपर बात की थी, वो पूरा आपको टिप्पणी के रूप में या फिर पॉइंट टू पॉइंट आप बनाकर लिख सकते हैं। परिवार किस प्रकार सामाजिक नियंत्रण में अपनी प्रमुख भूमिका का निर्वहन करता है। तो ये और ये प्रश्न दोनों एक ही है, लेकिन दोनों का पूछने का तरीका बस अलग अलग है। अब चाहे आप सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण रूप में परिवार की भूमिका देख लीजिए या परिवार की भूमिका सामाजिक नियंत्रण में देख लीजिए, तो दोनों एक ही है। अथवा आप अपनी नोटबुक में इन क्वेश्चंस को अथवा करके दोनों को ऊपर नीचे करके एक ही आंसर लिख सकते हैं। परिवार समाज की प्राथमिक और मौलिक इकाई है, स्पष्ट करें। थोड़ी सी प्रस्तावना देकर परिवार का अर्थ बताकर परिवार एक मौलिक इकाई है क्यों है इसके बारे में पूरा स्पेसिफाई कर सकते हैं और पॉइंट टू पॉइंट लिखें। समाज को परिवार किस प्रकार व्यवस्थित और संगठित करता है, विस्तार से समझाइए। शब्द का उद्गम फैमिलस शब्द से हुआ है। फैमिलस शब्द किस भाषा का है, अमेरिकन, लैटिन, उर्दू, अंग्रेजी। तो इसका सही उत्तर क्या है, लैटिन भाषा। परिवार लगभग एक स्थायी समिति है जो पति पत्नी से निर्मित होती है, चाहे उनकी संतान हो अथवा ना हो। यह परिभाषा किसने दी, आगबोन और निवकॉफ ने, किंग्सले डेविस ने, मैकाइवर एवं पेज ने या अर्नोल्ड ग्रीन ने। इसका सही उत्तर है ऑगन और निमकॉफ ने। जिस परिवार में सत्ता एवं अधिकार माता से पुत्रियों को मिलता है उसे कहते हैं पितृ पत्नी सत्तात्मक परिवार, मातृ सत्तात्मक परिवार, पितृवंशी सत्तात्मक परिवार या फिर स्थानीय परिवार। तो इसका सही उत्तर है मातृ सत्तात्मक परिवार, यानी माता से उनकी पुत्रियों को मिलती है। ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको मेरी अन्य वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी बराबर मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।